मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई तो अजूबा होगा जिसको सफलता मिली हो बिना फेलियर के रास्ते पे चले हुए। उस अजूबे की तलाश में नहीं चलते हैं, हम फोकस रहते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं अपने फेलियर के वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिससे मुझे आरबीआई ग्रेड भी निकालने में सफलता मिली। पहला पॉइंट मैं बोलूंगा परसेवरेंस। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में मैंने बैंक पीओ की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑफ कोर्स आरबीआई ग्रेड भी मेरा ऐसा कोई एम नहीं था। इनफैक्ट उस टाइम में मुझे मालूम नहीं था कि आरबीआई का एग्जाम कैसे होता है और हर साल वैकेंसी आती भी नहीं थी। मैंने बैंक पीओ की तैयारी करी क्योंकि बैंकों में बार बार वैकेंसी आती रही। एलिजिबिलिटी से पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मालूम था इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए परसेवरेंस की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और स्कॉलरशिप निकाली JRF, जिससे कि मुझे हॉस्टल में रहने का खर्चा घर से ना लेना पड़े। एम एक ही था कि बैंक पीओ की तैयारी करनी है। तैयारी लगातार करता रहा। पीजी करने के लिए मैं आ गया था जबलपुर और यहाँ पर मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन कर ली। क्लासेस शाम को हुआ करती थी कॉलेज खत्म होने के बाद, और जो कोचिंग में सर थे वो भी बहुत अच्छे थे क्योंकि उन्होंने खुद उस समय SBI पीओ निकाल लिया था और वो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। एक माइंडसेट आता है कि मैं जिस आदमी से पढ़ रहा हूँ वो खुद एग्जाम निकाल चुका है, तो इसकी बताई हुई एक एक चीज को अब मुझे बस कॉपी करना है और मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। वो पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली ट्रांसफर होती थी। कोचिंग जाने में मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड को जो सेम हॉस्टल में रहता था, दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहा था, उसको भी मना लिया और हम साथ में स्कूटर में बैठ के दोनों दोस्त कोचिंग जाया करते थे। मैं बहुत सीरियसली तैयारी करता था तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता था अपने दोस्तों का। अदरवाइज आपको मालूम है हॉस्टल में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। जब मैं सीरियसली प्रैक्टिस टेस्ट कर रहा होता था, अगर मेरे रूम में कोई एंटर करता था तो वो देख लेता था कि ये अभी किसी से बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसका टाइम बहुत लिमिटेड है और ये अपने टेस्ट को बीच में रोक नहीं सकता है, तो रूम से खुद बाहर निकल जाते थे। मैंने अपने रूममेट को बहुत बार ये कहते हुए सुना है, हटो हटो सीपी प्रैक्टिस कर रहा है, चलो हम दूसरे रूम में चल के बात कर लेते हैं। कि लंबी दौड़ थी, उस बीच BSRBs बंद हो गए तो अपनी अब तैयारी और लंबी जाने वाली थी। मालूम नहीं था कि अब रिक्रूटमेंट कैसे होंगे। उसके 1 साल बाद जब मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया तब जाके IBPS बना। इस बीच में PhD में एडमिशन ले चुका था क्योंकि रहना मुझे हॉस्टल में ही था और वहां पर भी मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। और आप ये कह सकते हो कि कहीं न कहीं वो मेरा प्लान बी हो जाता अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं कंटिन्यूअस एग्जाम देने में लगा हुआ था। इस बीच IBPS आ गया, एग्जाम देना फिर शुरू कर दिया और IBPS AFO में मेरा सिलेक्शन हो गया। बैंक पीओ में नहीं हुआ। फेलियर तगड़ी है यहाँ पे, लेकिन परसेवरेंस, कंसिस्टेंट एफर्ट लगे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटिटिवनेस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। उसके लिए तो कॉम्पिटिटिवनेस रखनी ही है, लेकिन उससे भी पहले ये इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में आप एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स उसमें अच्छा MBA करके प्राइवेट जॉब में सेटल हो गए थे और मेरा छोटा भाई तक जॉब में लग चुका है। घर वालों का डेफिनेटली प्रेशर होता है, तुम कितने साल तैयारी करोगे, तुम कितने साल तक पढ़ाई करोगे। एक अपने ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर बिल्ड होता है, विच इज गुड, लेकिन यहाँ पे अपने आप पे भरोसा रखना है और दिख रहा है कि मैं प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं एग्जाम निकालूंगा और मैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर अपने आप पे कंटिन्यूअस बिल्ड करूंगा। लेकिन डेस्पिरेशन में मैंने कभी भी बैंक क्लर्क का फॉर्म नहीं भरा। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट जॉब करूंगा बेटर। अगर मुझे ज्वाइन करना है पब्लिक सेक्टर में तो आई विल ज्वाइन इधर एट ए PO लेवल और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एट ए ऑफिसर लेवल। अपने कैंपस में मैं प्राइवेट जॉब की इंटरव्यू भी देता रहा। यहाँ पर मैंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे समझ में आया एक क्रिटिकल मास। अगर मुझे कंपटीशन में आगे निकलना है तो मेरे को एक मिनिमम क्रिटिकल मास चाहिए, यानी कि मुझे एक मिनिमम स्कोर चाहिए। सेक्शन वाइज भी चाहिए, टोटल भी चाहिए, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो जैसे मैंने पढ़ा हुआ था कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो फिसाइल मटेरियल जमा करना होता है, चाहे वो यूरेनियम 235 हो या प्लूटोनियम 239 हो, इसको जमा करते जाएंगे तो इस फिशन की एक्टिविटी होती है। आप सबने साइंस में पढ़ा होगा। उस एक्टिविटी के दौरान भी न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये न्यूट्रॉन बगल वाले एटम को तोड़ते हैं। जब ये न्यूट्रॉन, आजू बाजू इतने सारे एटम्स हैं कि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो किसी एटम को हिट कर रहे हैं और अगले एटम को तोड़ने के बाद फिर उससे न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और वो दूसरे एटम को हिट कर रहे हैं और फिसाइल मटेरियल इतना ज्यादा है
कि वो फिशन रिएक्शन चेन रिएक्शन हो गया है। उसके लिए चाहिए होता है क्रिटिकल मास, नहीं तो ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं अगर कम मास होता है तो वो एयर में चले जाते हैं, रिएक्शन चेन रिएक्शन नहीं होता है कम मास में। तो मुझे वो क्रिटिकल मास जमा करना था, और वो मास जमा करने में कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है, उसने हो सकता है 1 साल में कर दिया हो, लेकिन मुझे मालूम था मुझे लगे रहना है मेरा क्रिटिकल मास जमा हो रहा है, और वो मैं देख रहा था अपने परफॉर्मेंस स्कोर से। हमारे टाइम में एग्जाम हुआ करता था ऑफलाइन। इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर को बनाए रखने के लिए अपनी स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, इसके बेसिस पे पॉइंट नंबर 3 क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है। स्ट्रेटजी एक ब्रॉड आउटलाइनिंग है और प्लान उसका डिटेल्ड है। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर मैं अपने केस में बोलूं तो मेरी स्ट्रेंथ जनरल अवेयरनेस नहीं थी, मुझे मालूम है ये मेरी वीकनेस है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मुझे मैगजीन्स पढ़नी पड़ती हैं, फैक्ट्स फिगर्स जो भी अवार्ड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्कोर करने के लिए। मुझे ये भी मालूम है कि मेरी मेमोरी बहुत ग्रेट नहीं है, तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा, मेरे को नोट्स भी बनाने, चीट शीट्स बनानी होती थी जस्ट टू राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस, नेम ऑफ द पीपल, सो दैट आई कैन इजीली रिकॉल। हमें तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी की मैं नहीं सोच रहा था उस समय, मालूम भी नहीं था ना एग्जाम कब आने वाला है, बट आई एम टेलिंग यू माय फेलियर्स इन द बैंक पीओ एग्जाम, जो फाइनली मुझे आरबीआई ग्रेड बी में हेल्प किया। और कंपैरेटिवली मेरी स्ट्रेंथ बोलूंगा मैं इंग्लिश थी, द राइटिंग पार्ट, ग्रामर मुझे ठीक से आती रही है हमेशा, और वोकैबुलरी भी रीजनेबल थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ठीक से कर सकता हूँ। इंग्लिश मेरे लिए कंपैरेटिवली स्कोरिंग हुआ करता था, लेकिन हमारे टाइम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स यूज्ड टू मेक इंग्लिश क्वालिफाइंग, तो उसमें एडवांटेज ये होता था कि वहाँ टाइम बचता था, क्योंकि पूरे एग्जाम के लिए एक टाइम होता था और किसी भी सेक्शन में आप अपने टाइम को लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी और जो प्लानिंग होती थी, इंग्लिश में टाइम बचाना है, जीए में टाइम बचाना है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, उस टाइम को इन्वेस्ट करना है क्वांट और रीजनिंग में। मुझे क्वांट से डर नहीं लगता था, मैथमेटिक्स तो ऑफकोर्स नहीं आती थी बियॉन्ड अ पॉइंट, और मैं क्वांट की प्रैक्टिस करता रहा, क्वांट को मैंने अपना सही लेवल पे ले आया। रीजनिंग ये मालूम था कि सबके लिए बराबर होती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सीखते चले जाओगे। शुरुआत में बहुत बोरिंग लगती थी मुझे रीजनिंग, लेकिन धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके कितने बार मैंने क्वांट के लिए RS अग्रवाल और रीजनिंग के लिए MK पांडे और RS अग्रवाल, कई चैप्टर तो मैंने 5-5, 10-10 बार पढ़ लिए होंगे जब मेरा स्कोर नहीं बढ़ता था। ये प्लान, ये स्ट्रेटजी मैं खुद कुछ सीख रहा था और साथ साथ में सुनता रहता था सक्सेस स्टोरीज उन लोगों की जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। ऑफ कोर्स उस समय मैगजीन में पढ़ते थे इसको, उस समय यूट्यूब की सक्सेस स्टोरीज थोड़ी ना अवेलेबल थी, लेकिन मैगजीन से पता लगता था कि करीब 60-70% जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लान है, वो लगभग सिमिलर होता है, और 30-40% प्लान जो होता है वो यूनिक भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने जीए में बहुत अच्छा स्कोर किया है मैं भी कर लूंगा। मुझे मालूम है मेरी स्ट्रेंथ जीए नहीं था। शायद क्वांट में स्पीड मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं होगा, बट एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन वहीं पर रीजनिंग में मुझे मालूम है मेरा एक्यूरेसी कम हो जाती थी, स्पीड अच्छी रहती थी। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्लान है, कुछ दूसरों से सीखना और फिर अपने आप खुद को एनालाइज करना, प्लान बहुत जरूरी है। और 4th स्टेप अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये सारा प्लान, स्ट्रेटजी, परसेवरेंस सब आ जाएगा इसमें, वो है प्रैक्टिस। और मैं प्रैक्टिस जहां भी बोलता हूँ 3 बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम सब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं, स्टडी प्लान बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, इतने घंटे करूंगा, ये करूंगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने की जब बात आती है, जब प्रैक्टिस करने की बात आती है, वहीं पर हम रह जाते हैं। प्रैक्टिस सेक्शन टेस्ट की, प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस चैप्टर टेस्ट की, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतनी अपनी गलतियां पता लगती हैं और उतना पता लगता है इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है। प्रैक्टिस से पता लगता है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे स्किप करने हैं। दिस इज एन स्ट्रेटजी। एज ए स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप कर दो, वीक क्वेश्चन को सिलेक्ट करो, फटाफट आगे बढ़ जाओ, लो हैंगिंग फ्रूट लेने हैं। बट ये लो हैंगिंग फ्रूट पहचानने कैसे हैं, ये पता केवल प्रैक्टिस से लगता है। ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक बढ़िया टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वांट के क्वेश्चन आपको फाइनली सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, बिकॉज दिखते हैं कि ऑप्शन बहुत स्पेस्ड हैं। सेम जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे लगेंगे बहुत ही रेलिवेंट है, लेकिन ये थ्योरी में जितना अच्छा लगता है, टेस्ट करते वक्त वो दिमाग ही नहीं चलता है। अप्रोक्सीमेशंस का बहुत यूज किया जा सकता है। जब मैं प्रैक्टिस करता था उसके बाद एक अपनी नोटबुक में स्कोर नोट करता था सारे टेस्ट का। टेस्ट
किस डेट में लिखा है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब में स्कोर कितना है और टोटल स्कोर कितना है और डे बाई डे मेरा स्कोर कितना बढ़ रहा है। आज की डेट में आपके पास ये सारा का सारा कंप्यूटर के एनालिसिस से पता लग जाता है। आप चाहे तो उसके लिए एक्सेल शीट अलग से बना के रख सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट दे रहे होगे। प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जो मैं आपको 5 स्टेप्स बता रहा हूँ। और 5वां स्टेप है द रियल एग्जाम। कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो, नथिंग इज लाइक रियल, क्योंकि रियल एग्जाम में जो नर्व पे कंट्रोल बनाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप ऑफ स्टेज प्रैक्टिस कर रहे हो और ऑन स्टेज प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सोचो कि आप एक ऑडियंस के सामने हो जहाँ पर हजारों लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक गाना भी गा लेते हो ना, वहाँ पे आवाज चौक हो जाएगी। इसलिए मैंने भी वो रूल बनाया हुआ था कि जितने भी एग्जाम आएंगे मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम देने की कोशिश करूंगा। और मैं जबलपुर में था, एग्जाम देने जाता था भोपाल, लेकिन जाता था, सुबह की ट्रेन पकड़ी, एग्जाम दिया, शाम की ट्रेन से वापस, क्योंकि मुझे मालूम है रियल एग्जाम है। मैं जितने भी प्लान बना रहा हूँ, जितना भी प्रैक्टिस में स्कोर ला रहा हूँ, अल्टीमेटली रियल एग्जाम में उसको कितना एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी रियल एग्जाम में और फिर सिलेक्शन नहीं होता था। मैंने आपको बताया सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने एग्जाम में फेलियर देखी है, क्योंकि मैं उसको फेलियर मान ही नहीं रहा था। मैं उसको मान रहा था कि स्टेप बाय स्टेप में लर्न कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ। बीएसआरबी जब हुआ करते थे, अलग अलग बैंक का रिक्रूटमेंट एग्जाम अलग अलग निकलता था। ऐसा एक आईबीपीएस का एक एग्जाम नहीं होता था। बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, बैंक ऑफ इंडिया का अलग है, इंडियन ओवरसीज बैंक का अलग है, एसबीआई का तो अलग होता ही था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम देने को मिल जाते थे, अपने लिए वो बार बार प्रैक्टिस हो जाती। आज हमने एग्जाम बी पे एक प्रैक्टिस मोड बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं एग्जाम हॉल मोड, जिसमें जो सिस्टम होगा वो आपके कैमरे की एक्सेस मांग लेगा और आपको मॉनिटर करेगा कि आप कहीं दाएं बाएं तो नहीं भटक रहे हो, आप कोई दूसरी स्क्रीन पे तो नहीं जा रहे हो। ये थोड़ा सा सिमिलर टू द रियल एग्जाम, बट फिर भी रियल एग्जाम के जैसा तो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता आपको। जरूर वो ट्राई करके देखो, लेकिन आपको पॉइंट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको जितने एग्जाम देने का मौका मिले, रियल एग्जाम देने का, उतने ज्यादा आप दो। इन एग्जाम में फेल होना आपकी सक्सेस की सीढ़ी है। मैं ये 5 पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ: परसेवरेंस, कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, प्रैक्टिस 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 एंड फाइनली द रियल एग्जाम। फेलियर की आप चिंता मत करना, फेल हो के ही सक्सेस मिलती है। फेलियर तो सक्सेस का रास्ता है। इतने सारे एग्जाम में बार बार फेल होने के बाद मुझे एक झटके में आरबीआई की सक्सेस मिली। वो कैसे मिली मैं बहुत बार बता चुका हूँ अलग अलग वीडियो में, और आने वाले कुछ वीडियो में अलग अलग सेक्शंस की वहां पे बात करेंगे। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, उस अजूबे की तलाश में मत जाओ जिसने बिना फेलियर के ही सक्सेस देखी है। ऐसे एक आध लोग हो सकते हैं। आप फेलियर से सीखो तो सक्सेस का टेस्ट और बढ़ जाता है। आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वी आर हियर टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल and to make your job preparation 50% faster. Thank you and all the best.